एनर्जी क्या है? कैपेसिटी। आपने जो बोला वो एक बार रिपीट कर सकते हो? कैपेसिटी, कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क या कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू डू वर्क इज नोन एज इट्स एनर्जी। ठीक है, ओके। एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क से रिलेटेड है ये क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होगा? वो जूल होता है। ज़्यादा जनरल यूनिट इसकी कैलोरी यूज करते हैं। जूल और कैलोरी में एक रिलेशन होता है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 10 टू पावर माइनस 19 जूल होता है। ये क्वांटिटी याद कर लो, ये क्वांटिटी आपको आगे भी जरूरत पड़ेगी, 12th में इसी पे सारा न्यूमेरिकल बनेगा आगे। 1 electron volt equal to 1.6 10 to power minus 19 joule, and this quantity is defined as the energy to accelerate electron, ठीक है, with a potential difference of 1 volt। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सिलरेट करने पे जो एनर्जी या वर्क होता है उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। इसकी वैल्यू 1.6 10 टू पावर माइनस 19 जूल होता है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी का वहाँ पे क्या होता है, वो Q इंटू बी होता है एनर्जी का फार्मूला। इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे जब हम, तो Q क्या होता है वहाँ पे? Q आपका चार्ज होता है, B आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये हमने 1 कर दिया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 10 टू पावर माइनस 19 कूलम का होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1.6 10 टू पावर माइनस 19 जूल आ जाता है। तो इसको डिफाइन किया गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 10 टू पावर माइनस 19 जूल, एंड इट इज डिफाइंड as the energy required or the work done in accelerating an electron between 1 volt difference potential। ठीक है, ओके। सर, हाँ, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? ये लिखा हुआ जूल। ठीक है, सर, वर्क की और एनर्जी की सेम एसआई यूनिट दोनों होती है? सेम चीजें हैं बेटा। वर्क एनर्जी दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है, ओके। क्योंकि वर्क एनर्जी का ही फॉर्म है ना। यस सर। जूल ने ये तो कहा कि वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। बाय यूजिंग एनर्जी वन कैन डू वर्क, बाय डूइंग वर्क वन कैन जनरेट एनर्जी। ठीक है, तो जूल का एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में हीट से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? हीट से रिलेटेड था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि वाटर ले लिया हमने, और वाटर को मैकेनिकल वर्क करके, यानी इसको मत करके घुमा करके इसको, इसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं ग्राइंडिंग करके। ठीक है, और जितना वर्क करना पड़ता है इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, एग्जैक्टली उतना ही आप इसको हीट करो, नीचे से फ्लेम दे दो, है ना, तो भी इसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहाँ पे हीट को मेजर किया और यहाँ पे वर्क को मेजर किया, और टेम्परेचर दोनों का सेम कर दिया इन्होंने, और वहीं से कोई रिलेशन निकला था 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। ओके, और इसी में जूल ने प्रूव किया था कि वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ओके, तो जो वर्क है वही हीट है, वही हीट है जो एनर्जी है, सारी चीजें क्या है? को रिलेटेड है। ओके, वर्क इज एनर्जी, एनर्जी इज वर्क। क्या है? कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, है ना। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द यस सर। ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। इफ नो एनर्जी ऑब्जेक्ट कैन नॉट डू एनी वर्क। इफ ऑब्जेक्ट इज डूइंग वर्क इट मीन्स इट हैज एनर्जी। ओके, तो इनके सारी यूनिट क्या है? जूल है।
ओके, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, ml² T⁻⁻2 जो आपका -2। ओके। एक और टर्म होता है एनर्जी के यूनिट में, वो होता है 1 किलोवाट, 1 kWh, 1 किलोवाट। ये आप यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मीटर वगैरह में। इसकी वैल्यू होती है 3.6 10⁻, बताओ कितनी होती है लावण्य, 10⁻, 10th क्लास में पढ़ 36 या के आए हो। 35। हाँ 35। हाँ 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 हाँ, 10⁻6 जूल, ठीक है। 1 किलोवाट पर आवर kWh इज इक्वल टू 3.6 10⁻6 जूल, ठीक है, 1 kWh। ओके, तो ये 3 पैरामीटर है, 3 फार्मूले हैं यहाँ पे जिनको याद रखेंगे, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए, और kWh को जूल में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी में। ओके, यहीं से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल आया था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। एनर्जी को वर्क से एनर्जी बनाई जा सकती है, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन बनाते हैं इस पे छोटा छोटा। ये बात समझ में आ गई, एनर्जी क्या है। यस सर। चलिए, तो अगर एनर्जी समझ में आ गई तो हमने बहुत सारे एनर्जी के फॉर्म हमने आपको एग्जाम्पल में बताए, लेकिन अब इनको बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। टोटल एनर्जी, किस पार्ट में, एनर्जी, टोटल एनर्जी बोलेंगे इसको, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरे को बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो आइए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। इसके बहुत सारे फंक्शंस, वेव, बाकी चीजें भी देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ओके, क्या है, एनर्जी इन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, तो टीचर होने की वजह से अभी हमारे अंदर जो भी कॉन्फिडेंस है, जो भी चीज़ें हैं, या जो भी हमें वो फील हो रही है, वो कह सकते हैं कि हमारे पोजीशन की वजह से, क्योंकि मैं टीचर हूँ, ठीक है। इसी तरीके से हर एक का होता है, कोई क्लास मॉनिटर होता है, कोई हेड गर्ल होता है, कोई हेड बॉय होता है, इसी तरीके से कोई अपने घर का बड़ा भाई होता है, कोई बड़ी बहन होती है, ठीक है। तो उनके अपने अपने अलग अलग हर चीज़ की वैल्यू होती है, तो वो जो वैल्यू उसके अंदर आ रही है उसको हम बोलेंगे उसका पोटेंशियल एनर्जी, यही है ना। बट ये समझने के लिए था, एक्चुअल चीज क्या है कि हम जब ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, अब यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन हमें ऐसा नहीं मिलेगा ना कि ही इज आर सी इज हेड गर्ल कैलकुलेट इस पोटेंशियल एनर्जी ना, ये तो नहीं मिलेगा ना। लेकिन इसको हम जनरलाइज किए अपने समझने के लिए, हमें क्या मिलेगा, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारा और कोई पहाड़ है, क्या है, माउंटेन है, क्या है, माउंटेन है हमारे पास ये, ठीक है, और ये हमारे पास अर्थ है। ओके, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, या यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। लेट्स से दिस इज ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट बी एंड दिस इज ऑब्जेक्ट सी। अब ऑब्जेक्ट सी अगर गिरेगा भी तो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये तो समतल पे है, इसके पास अपनी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर बी यहाँ से गिरेगा तो कहाँ तक पहुंचेगा, सी के पास तक पहुंचेगा। ओके, लेकिन अगर ए गिरेगा, ए नीचे गिरना स्टार्ट करेगा तो गिरते गिरते वो कहाँ तक जाएगा कुछ नहीं पता अपने को, वो यहाँ तक आ सकता है ना। ओके, क्यों,
क्योंकि इसके पास ज्यादा एनर्जी है। क्यों एनर्जी ज्यादा है? क्योंकि इसका पोजीशन ग्राउंड से ऊपर है। इसके अंदर एनर्जी mgh एनर्जी है। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh एनर्जी है। ओके, mgh पोटेंशियल एनर्जी है। इसके लिए h इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसके पास कोई एनर्जी नहीं है इस कंपेरिजन में, इस सिचुएशन में। b के पास में थोड़ा सा h है, तो इसके पास थोड़ी सी एनर्जी है c के कंपेरिजन में, लेकिन a के पास बहुत सारी एनर्जी है। इसी तरीके से आप देखते हैं कि पहाड़ से नदियां चलती हैं, कहाँ तक जाती हैं? समंदर तक जाती हैं, क्योंकि पहाड़ पे जब पानी होता है तो बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, मतलब अपने हाइट की वजह से उसके पास बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब नीचे गिरता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। किसमें? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। और यह काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे फ्रिक्शन की वजह से, कोलिजन की वजह से लॉस होती रहती है। ठीक है, और ये धीरे धीरे खत्म होती रहती है, खत्म होती रहती है, खत्म होती रहती है। एक सिचुएशन आता कि बिल्कुल एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर ये धीरे धीरे इनका वेग शांत हो, स्पीड कम हो जाती है। आप कभी हिमालय गए हो, हिमाचल वगैरह गए हो, तो वहां पे नदियों को जब पहाड़ से गिरते हुए उत्तराखंड में आप देखोगे जा करके, तो बहुत उनका स्पीड होता है ना? हाँ जी सर। लेकिन यही आप दिल्ली में जाकर के यमुना को देखो, तो यमुना में स्पीड उतनी नहीं है जितनी वहां पे होगा। यही स्पीड अगर आप और नीचे जाकर के बंगाल में देखोगे, तो बंगाल में उसकी स्पीड और भी कम है। ठीक है, क्या है? उसकी स्पीड और भी कम है। ऑल्दो आप अगर मैप को देखोगे इंडिया के, तो आपको क्या बोलते हैं, हिमालय से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक आपको ऐसे स्लोप मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको ऐसे स्लोप दिखेगा। ठीक है, बीच में आपका डेक्कन आ जाएगा। डेक्कन की वजह से अब ये नदियां बंगाल की खाड़ी में क्यों जा रही हैं, साउथ में क्यों नहीं चली गई ऐसे? क्योंकि जिधर स्लोप मिलता है पानी उसी तरफ चला जाएगा। ओके, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसके पास में एनर्जी होगी। बात समझा गई ना? यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट वाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। अगर पोजीशन नहीं है उसके पास, तो कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है ना? तो अभी फोकस अपना किस पे है? काइनेटिक एनर्जी पे करेंगे। ठीक है, अपन फोकस करेगा काइनेटिक एनर्जी पे। ठीक है, क्या है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, ओके, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। क्या है? बाई वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। पोटेंशियल में क्या था? पोजीशन था, यहाँ पे क्या है? मोशन है। तो लिख लो, द एनर्जी a object or body by virtue of its motion is called kinetic energy। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई व्हीकल खड़ी हो, कोई व्हीकल खड़ी हो, और कोई मूव कर रही हो, तो दोनों में से आपको चॉइस दिया जाए कि आपको जाके टकराना, तो आप किससे टकराना पसंद करोगे? जो मूव कर रही है या जो स्टैंडिंग पोजीशन में है? सर जो स्टैंडिंग पोजीशन में है। वाह, लवन्या आप? क्या सर? आपको एक ऑप्शन दिया गया कि आपको दो व्हीकल है आपके पास में, एक मूविंग है और एक स्टैंडिंग है। ठीक है, और आपको उन दोनों से जाके टकराना है, यस तो आप सर। किससे टकराना पसंद करोगे? सर जो खड़ी हुई है, ओके, क्यों? क्योंकि उसकी
काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, पोटेंशियल होगी। ठीक है। ओके, ठीक है। तो मूविंग व्हीकल के पास में काइनेटिक एनर्जी है, फ्लोइंग वाटर के पास में काइनेटिक एनर्जी है, मूविंग एयर के पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। बुलेट फायर फ्रॉम द गन हैज काइनेटिक एनर्जी, ओके। नाउ लेट अस सी सम एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी, सम एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? सबसे ज्यादा नोन फार्मूला हमें कौन सा है काइनेटिक एनर्जी के लिए, बताइए कोई। काइनेटिक एनर्जी इज कैलकुलेटेड एज हाफ mv हाफ स्क्वायर। mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखते हैं कि ये आया कहाँ से फार्मूला हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर फार्मूला आया कहाँ से, है ना, ठीक है। तो सपोज करते हैं कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास में जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, ओके। एस डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, एस डिस्टेंस ट्रेवल करने पे उसकी वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। तो हमको पता है फार्मूला कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2as होता है ना। s इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 2a हो जाएगा, a एक्सीलरेशन है ना। और इसमें वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क w इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू एस हो जाएगा। सिंस बॉडी में एक्सीलरेशन था उसका कुछ मास होगा तो m में आपका फोर्स हो जाएगा इंटू एस हो जाएगा। एम ए एस की वैल्यू हमने निकाला था अभी, बी स्क्वायर बाई 2 निकाला था, है ना। ए कैंसिल हो जाएगा, 1/2 एम बी स्क्वायर हो जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उस पे अगर फोर्स F लगाया जाए, उस फोर्स के अंदर वो s डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसने वो कितना वर्क करेगा, वो हाफ mv स्क्वायर वर्क करेगा। अभी पीछे हमने देखा कि जो आप वर्क होगा वही उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो कितना है, हाफ mv स्क्वायर है, ओके। तो W इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो गया, हाफ mv स्क्वायर हो गया, ओके। सर सर आपने s के आगे क्या लिखा है? एस डिस्टेंस है, फाइनल वेलोसिटी जो है b है, ओके, ओके सर। ठीक है। तो u यस इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, उस पर फोर्स F लगाया गया यानी एक्सीलरेटेड में मोशन है, ठीक है। और उसके अंदर वो s डिस्टेंस ट्रेवल करने पर उसकी वेलोसिटी v हो गई, ओके, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता है, यू 0 है तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2s हो जाएगा। यहाँ से s की वैल्यू हमने निकाल लिया बी स्क्वायर अपॉन 2a, ओके, ठीक है। हमने निकाला कि इस फोर्स के अंदर अंदर जो है ये s डिस्टेंस ट्रेवल करने में ऑब्जेक्ट कितना काम करेगा, तो मास इंटू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन फोर्स हो जाएगा आपका। और डिस्टेंस की वैल्यू हमने बी स्क्वायर बाई 2a निकाली हुई थी, ये हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो ऑब्जेक्ट जितना काम किया वही उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, ओके। नाउ दिस कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड यूजिंग कैलकुलस मेथड, कैसे कर सकते हैं, लिख लिया इतना, यस सर। यहीं पे कर लेते हैं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। डी डब्ल्यू इक्वल टू हमने देखा था कि एफ डी एस होता है एफ इक्वल टू एम में डी एस लिख सकते हैं इसको, एम ए को डी बी बाई डी टी डी एस लिख सकते हैं इसको, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, एम डी बी डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। डी एस बाई डी टी क्या होता है, बी होता है, एम बी डी बी हो जाएगा ये, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एम बी डी बी हो गया। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, M कांस्टेंट बाहर है, बी डी बी हो जाएगा,
हमने कल बताया था कि x पावर n का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे b के पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, m हो जाएगा, b के पावर 1 है तो b के पावर 2 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, हाफ mv² आ जाएगा आपका। ओके, तो W इक्वल टू कितना आ गया, हाफ mv² आ गया, यही आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लिया इतना। सर हाँ बेटा बोलो। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर इससे रिलेटेड नहीं है सर। कभी ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी का मास चेंज हो? ठीक है, तो यहाँ तक कहाँ तक पहुंचे हम? हमने देखा dw इक्वल टू क्या था, mb/dv ना, इसका इंटीग्रेशन किया तो w इक्वल टू कितना मिल गया, हाफ mv²। दिस मीन्स, इसका मीनिंग क्या निकला हमारे लिए, इसका मीनिंग ये हो गया कि दी वर्क डन on the body, the work done on the body in order to increase its velocity from 0 to b, है ना, is given by क्या आया था, w इक्वल टू हाफ mv², ये आया था ना। and this work done appears as the kinetic energy of the body, Ke equal to हाफ mv²। ओके, चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट करते हैं, दिस के कैन बी रिटन एज 1/2 mv² का मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर b डॉट वेक्टर b हो जाएगा, है ना, वेक्टर b डॉट वेक्टर b। इन दिस m and b dot b are always positive, m and b डॉट b, क्योंकि b² हो जाएगा ना, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका, always positive। This means kinetic energy is always positive। Is always positive, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर लिख सकते हैं, दैट इज काइनेटिक एनर्जी कैन नेबर बी नेगेटिव। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। ओके, रीजनिंग असर्शन रीजनिंग में या ऑप्शन में कई बार दे सकते हैं, ठीक है, कैन नेबर बी नेगेटिव। तो काइनेटिक एनर्जी भी आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगी, क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगी।
ठीक है। ठीक है। Yes, sir. ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. एक छोटा सा फार्मूला लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो क्या होता है, नोट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी, हालांकि जरूरत नहीं है यहाँ पे, बट आ गया तो नोट ही कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ, अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी को थ्योरी कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी। फार्मूला खाली नोट कर लेते हैं, E इक्वल टू mc² अपॉन अंडर रूट 1 माइनस b² अपॉन c² माइनस mc²। ठीक है। ठीक है, ये तब है, ये फार्मूला तब है, दिस इज व्हेन B is comparable to C। ओके, और जब आपका B लेस देन C हो जाता है तो फार्मूला E इक्वल टू या K इक्वल टू हाफ mv² बन जाएगा। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा व्हेन B इज लेस देन C हो जाए। ओके, ठीक है। कहीं पे एक न्यूमेरिकल कई एक बार पोस्ट न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में देख के पूछ सकता है, बाकी और कोई बहुत ज़्यादा जरूरत अभी आपके लेवल पे नहीं है, क्योंकि ये हायर लेवल पे रिक्वायरमेंट इसकी है ना। हम पीछे थे, काइनेटिक एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया था या वर्क को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया था, तो उसी को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, छोटे बच्चे इस थ्योरम का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम का। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम करता है कि जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, b² माइनस u²। हमने कल समझाया था आप लोगों को वर्क के रिलेटेड कि वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट और वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग इस फार्मूले को हम जैसे कल देखा था उसी हिसाब से करेंगे कि गेन इन एनर्जी और लॉस इन एनर्जी। ओके, वर्क डन इक्वल टू गेन इन एनर्जी और लॉस इन एनर्जी। ठीक है, वर्क डन इक्वल टू गेन एनर्जी और लॉस एनर्जी। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू क्या मिल जाएगा, गेन इन एनर्जी ना, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, दूसरा क्या हो सकता है, अदरवाइज वर्क दिस इज आल्सो इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें आपको वर्क की साइन याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, ठीक है बेटा,
इसी को लिखते हैं इक्वल टू डेल्टा ई, ज्यादा जनरलाइज फॉर्म में। सर एक बार ये वाला पार्ट दोबारा बताना, गेन इन काइनेटिक एनर्जी और लॉस वाला। देखो, गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा तो आप क्या लिखोगे, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब बी इज ग्रेटर देन यू होगा, है ना। और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा तो क्या लिखोगे, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखोगे ना, जब आपका यू ग्रेटर देन बी हो, मतलब ओके सर, आपका समझ गई। ऑब्जेक्ट स्लो हो जाए। आपका ऑब्जेक्ट स्लो होने का मतलब रिटार्डिंग फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा हो ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। मतलब कोई आउटर एजेंसी आपके ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा हो, ठीक है। ओके, तो हम क्या करते हैं, जो जनरल प्रैक्टिस होती है वो आपको समझाया जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट वर्क करे तो पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट पे वर्क करे तो नेगेटिव। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एग्जाम में मिस्टेक होती है, इसलिए हमने इसको बनाया कि आप उसके बजाय, वर्क को देखने के बजाय आप एनर्जी को रिसफल कर लो। ओके, आप देखो कि गेन ओके एनर्जी हो सर। रहा है या लॉस इन एनर्जी हो रहा है। तो चाहे लॉस हो चाहे गेन हो, इस नंबर को पॉजिटिव ही रखना है आपको। ओके, और उसको इक्वल टू वर्क के कर देना, कभी न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं होगा। अदरवाइज देखो क्या होगा, ये के एफ माइनस के आई है ना, के एफ माइनस के आई है ये। तो अब के एफ निकालना हुआ इस केस में तो क्या बन जाएगा, ये डब्ल्यू इक्वल टू के आई हो गया, है ना ये, ठीक है। अब अगर इस जनरलाइज फार्मूले को आप यूज करोगे और वर्क के साइन को प्रॉपरली पुट नहीं करोगे तो ये केएफ की गलत वैल्यू दे सकता है आपको, ठीक है। तो इस गलती से बचने के लिए ओके हमने सर। क्या किया, हमने इस फॉर्म में इसको कर लिया। ओके, तो दिस इज माय ओन जनरलाइजेशन, ये आपको बुक में ऐसी लैंग्वेज नहीं मिलेगी, ठीक है। ठीक है, कभी भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा इससे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्टेटमेंट अगर पूछे कोई तो क्या बताओगे, कि वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज प्रोड्यूस इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये थ्योरम कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव सारे फोर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है, ठीक है बेटा। यस बाकी सर। आपके बुक में देखोगे तो सारे बुक में लिखा होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस वर्क इज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस वर्क इज नेगेटिव। हम बोलेंगे उस लाइन को अब नहीं पढ़ना है हमको अपने इसी पे काम चला लेना है, ठीक है। यस ओके, सर। नाउ रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद द मोमेंटम चेक करते हैं क्या बनेगा। रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद लीनियर मोमेंटम, रिलेशन ऑफ, तेज होगा तो बता देना, मैं स्लो कर लूंगा क्योंकि मुझे लगता है कई बार मैं, क्योंकि मुझे तो मेरा दिमाग आगे चलता है ना कि स्टेप की, हाँ इसके बाद ये, इसके बाद ये, बीच में हो सकता है आप मतलब कैच ना कर पाओ तो बता देना हमको, ठीक है। रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू पी इक्वल टू एम बी होता है ना, पी इक्वल टू एम बी होता है। तो निकाल लेते हैं, के इक्वल टू हमने, या ई इक्वल टू क्या निकाला, अभी हमने के ही लिखते हैं, ई नहीं लिखते हैं, के लिखते हैं। के इक्वल टू हमने निकाला हाफ एम बी स्क्वायर, निकाला ना हमने। देखो इसको लिख सकते हैं हाफ एम बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एम, है ना। इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बन जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m, आर पी इक्वल टू अंडर रूट 2 km, है ना, 2 km।
Okay, now from this relation it is again clear कि a body cannot have kinetic energy without change in the momentum. If p equal to 0 then k equal to 0 हो जाएगा. ओके, अगर काइनेटिक एनर्जी है तो मोमेंटम में चेंज होगा, मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी 0 है तो p इक्वल टू भी 0 होगा. ठीक है, तो मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर. ओके, ठीक है. नाउ कुछ ग्राफ देखेंगे आज अभी हम, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि ई बी में क्या रिलेशन होगा, ई एम में क्या रिलेशन होगा, पीई में क्या रिलेशन होगा और ई पी में क्या रिलेशन होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है तो इनको नोट करते हैं. ठीक है, ग्राफ्स ऑफ. सर एक बार पिछला वाला पेज दिखा दो. हाँ, सर हो गया, थैंक यू. हो गया सर. क्या है? ग्राफ्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सबसे पहला ग्राफ k वर्सेस बी स्क्वायर. तो फार्मूला क्या था हमारे पास में? k इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर है ना. k इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर है. ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और ये आपका कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा कि फार्मूला आपने पैराबोला का देखा होगा, y इक्वल टू 4ax स्क्वायर आर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है ना. देखा हुआ ना, ये स्क्वायर कर बनाएगा ये. तो अगर इसका ग्राफ बनाना है तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा. b की वैल्यू 0 होगा तो k की वैल्यू 0 होगा. अगर मैं k को यहाँ इस एक्सिस पे प्लाट करूं, अब b की वैल्यू हम इस एक्सिस पे प्लाट करें. कहाँ पे? इस एक्सिस पे. तो देखो b का जगह प्लस रखो चाहे माइनस रखो, k की वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है ना. ओके, b की वैल्यू चाहे जो भी रखो, k की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है. k इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर है. ओके, तो ये 0 पे 0 रहेगी, बाकी वैल्यू बढ़ती जाएगी. यानी इसका ग्राफ कैसे बनेगा? पैराबोला की तरह बनेगा और ऐसे बनेगा ग्राफ ये. ठीक है, दिस इज लाइक अ पैराबोला. थोड़ा स्मूथ बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा ये. ग्राफ नंबर 1 हो गया. ग्राफ नंबर 2 बनाना है. k वर्सेस 1 बाई m बनाना चाहते हैं. क्या बनाना चाह रहे हैं? k वर्सेस m बाई m. कीपिंग p कांस्टेंट. तो कीपिंग p कांस्टेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? फार्मूला पीछे देखा था हमने, क्या देखा था? फार्मूला पीछे है स्क्वायर वाले में देखे हम, तो k p बाई 2m कांस्टेंट है, 1 बाई m हो जाएगा है ना. तो इनवर्स फंक्शन की तरह काम करेगा ये. यानी इसका ग्राफ बनाए तो कैसे बनेगा? m अगर यहाँ पे लिखें और k यहाँ पे लिखें तो ये 1 बाई एक्स का कर्व बनेगा. जब m की वैल्यू 0 होगी तो k की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी. ओके, बात समझ आ गई ना. और जब m की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो k की वैल्यू 0 हो जाएगी. यानी ये ऐसे कर्व बन जाएगा. ठीक है, नाउ ई और पी स्क्वायर में कर्व देखते हैं. किसमें? ई वर्सेस पी स्क्वायर में. तो पीछे फार्मूला था हमारे पास में ये k इक्वल टू ई क्यों लिखता हूँ? k ही लिखो, k है ना. हाँ, k लिखो, इसको ई मत लिखो. काइनेटिक एनर्जी k लिखो और k इक्वल टू पीछे फार्मूला देखा पी स्क्वायर बाई 2m. 1 बाई 2m कांस्टेंट है तो k पी स्क्वायर बन जाएगा. तो k पी स्क्वायर बन जाएगा. जैसे ये ऊपर कर्व बना हुआ है वैसे ही कर्व ये भी बन जाएगा है ना. यहाँ पे p की वैल्यू रख दिया हमने, यहाँ पे k की वैल्यू रख दिया, तो जो कर्व ऊपर बना है वही कर्व
नीचे बन जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अंडर रूट ई और पी में कर्व देखना है हमको। अंडर रूट ई वर्सेस, लिखो या प्रोपोर्शनल करके लिख दो, कोई बात नहीं। अंडर रूट पी है ना, नहीं अंडर रूट में पी करना है इसको। देखो ये यहाँ पे पीछे देखो, पी इक्वल टू अंडर रूट 2km है, अंडर रूट 2m कांस्टेंट है, तो ये अंडर रूट की तरफ ये करेगा, इसका कर्व ऐसे बन जाएगा। इसको y मान लिया है हमने, तो y प्रोपोर्शनल टू m कांस्टेंट x है ना, तो y इक्वल टू x की तरह कर्व बन जाएगा, यानी स्ट्रेट लाइन इसका कर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका कर्व हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। कहाँ से, जो कि 0 से पास करे, ये बन जाएगा। ये अंडर रूट ई यहाँ पे हो जाएगा, पी यहाँ पे हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई। यहाँ पे m कांस्टेंट होगा आपका, कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे भी m कांस्टेंट होगा, होता ही है। यहाँ पे p कांस्टेंट, यहाँ पे भी m कांस्टेंट। अब अभी मनस्वी ने हमसे क्वेश्चन पूछा था, सर मास चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है। हमने कहा था नहीं चेंज होता है, तो क्वेश्चन करेगी हमसे, या करना चाहिए कि सर चेंज नहीं हो रहा तो k प्रोपोर्शनल टू 1/m में ग्राफ कैसे बना लिया हमने ये। तो हमने फिर अगेन बताया सर कि आपने बताया था कोलिजन होगी। हाँ, कि अगर किसी प्रोसेस में उसका मास डिके हो रहा है, कम हो रहा है, या मास गेन कर रहा है कम उसके ऊपर डिपोजिशन की वजह से, ठीक है। इन प्रोसेस जैसे रैन होती है, जब ऊपर से फॉल करना स्टार्ट करती है तो वो डिपोजिशन होता है, उसका साइज बढ़ जाता है। ओके, तो इस तरीके से उसका मास चेंज होता है प्रोसेस में। ओके, बाकी मास neither can be created nor can be destroyed, okay, but it can be rearranged from one form to another form, or one object to another object, one shape to another shape. okay, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट थ्योरी जो था